आज के इस वीडियो में हम मानव जनन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम परिचय वाला भाग और पुरुष जनन तंत्र को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मानव जनन यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो लिखेंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी जैसी संतति की उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति करता है, जनन कहलाता है। यह प्रक्रिया कोई भी जीव अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए करते हैं। निरंतरता को बनाए रखने के लिए करते हैं। जनन प्रक्रिया जीवों का परिभाषित करने योग्य लक्षण नहीं है। परिभाषित करने योग्य लक्षण नहीं है। अब जान लेते हैं जनन प्रक्रिया में होने वाले चरण कौन कौन से हैं। तो लिखेंगे जनन प्रक्रिया में होने वाले चरण। पहला स्टेप होता है जनन प्रक्रिया में, पहला स्टेप होता है युग्मक निर्माण। और युग्मक निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और युग्मक निर्माण में नर के द्वारा शुक्राणु निर्माण होता है और मादा के द्वारा अंडाणु निर्माण होता है। नर के द्वारा शुक्राणु निर्माण होता है
और मादा के द्वारा अंडाणु निर्माण होता है। दूसरा होता है वीर्य सेचन। वीर्य सेचन इसको इजेकुलेशन बोलते हैं। तीसरा होता है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। निषेचन जिसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। चौथे स्टेप में विदलन होता है जिसे क्लीवेज बोलते हैं। विदलन। और पांचवें स्टेप में होता है अंतरोपण। और अंतरोपण को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। सिक्स होता है गर्भधारण। जिसे प्रेगनेंसी बोलते हैं। सातवें स्टेप में होता है गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन को इंग्लिश में गैस्ट्रुलेशन ही बोलते हैं। और आठवें स्टेप में होता है अंगों का निर्माण एवं भ्रूणीय विकास। अंगों का निर्माण एवं भ्रूणीय विकास। और 9 नंबर में होता है प्रसव जिसे पार्चुरेशन बोलते हैं। प्रसव यानी कि पार्चुरेशन। और लास्ट में 10वां स्टेप में होता है दुग्ध अस्रावन। और इसे लैक्टेशन बोलते हैं। ये हो गया जनन प्रक्रिया में होने वाले चरण हो गया ये। अब जान लेते हैं जनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम
और इसमें जननांग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानेंगे। जननांग जननांग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और जननांग के दो भाग हैं, प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। पहला है प्राथमिक जननांग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और दूसरा है सहायक या द्वितीय जननांग। और इसे एसेसरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। प्राथमिक जननांग का कार्य होता है युग्मकों का निर्माण करना। युग्मकों का निर्माण करना। और युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और दूसरा काम होता है, प्राथमिक जननांग का दूसरा काम होता है इसका दूसरा काम होता है जनन संबंधी हार्मोन्स का संश्लेषण एवं उनका स्राव करना। और सहायक या द्वितीय जननांग, जिसे एसेसरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, इसका कार्य होता है युग्मकों का विकास, परिपक्वन एवं संग्रहण करना। और दूसरा कार्य होता है युग्मक स्थानांतरण, जिसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। ये प्राथमिक जननांग और सहायक का कार्य हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पुरुष जनन तंत्र के बारे में, जिसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। पुरुष जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके दो भाग होते हैं, प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग में एक जोड़ी ब्रीसर होता है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस। द्वितीयक जननांग में 3 पार्ट होता है। सहायक नलिकाएं या एसेस्ट्री डक्ट,
और दूसरा होता है सहायक ग्रंथियाँ या एसेसरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट होता है मैथुनांग या कोपुलेटरी ऑर्गन। अब बात कर लेते हैं कि किस में क्या पाया जाता है। सहायक नलिका में क्या होता है, सहायक ग्रंथियों में क्या होता है और मैथुनांग में क्या होता है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। अगर बात करें सहायक नलिकाएं की तो इसमें होता है ब्रीसर जालिकाएं, दूसरा होता है शुक्रवाहिकाएं, तीसरा होता है अधिवृषण, और चौथा होता है शुक्रवाहक। पांचवा होता है अस्खलन नलिका, और नेक्स्ट होता है मूत्र जनन नलिका। ये सब सहायक नलिकाएं हैं। अब बात करते हैं सहायक ग्रंथियां की। तो सहायक ग्रंथियां में होता है एक जोड़ी शुक्राशय, एक जोड़ी शुक्राशय, शुक्राशय, और एक प्रोस्टेट ग्रंथि, और नेक्स्ट होती है एक जोड़ी कॉपर ग्रंथि, एक जोड़ी कॉपर ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ये सब सहायक ग्रंथियां हो गई। और मैथुनांग में एक शिश्न होता है जिसे पेनिस बोलते हैं। ये हो गया पुरुष जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट के बारे में। अब बात करते हैं हम ब्रीसर के बारे में। ब्रीसर क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे ब्रीसर, जिसे इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। ब्रीसर यानी कि टेस्टिस। ब्रीसर यानी कि टेस्टिस के बारे में आप जानेंगे क्या होता है। तो इसमें लिखेंगे कि नर में एक जोड़ी ब्रीसर, ब्रीसर
उदर गुहा के बाहर उदर गुहा के बाहर ब्रीसर थैली ब्रीसर थैली यानी कि स्क्रोटम में स्थित होता है। स्थित होता है। अब लिखेंगे कि प्रत्येक ब्रीसर एक अंडाकार संरचना होती है। प्रत्येक ब्रीसर एक अंडाकार संरचना होती है। अंडाकार संरचना होती है जिनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। दो से तीन सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है ब्रीसर का निर्माण ब्रीसर का निर्माण अंतःगर्भाशयी जीवन के दौरान अंतःगर्भाशयी जीवन के दौरान 7वें से 8वें हफ्ते के अंदर 7वें से 8वें हफ्ते में अंदर गुहा से निकलकर ब्रीसर थैली में अंदर गुहा ब्रीसर थैली में यहाँ पर गलती हो गया, इसको से काट देंगे और यहाँ पर जो है लिखेंगे अंदर गुहा में होता है। और 7वें से 8वें महीने में 7वें से 8वें महीने में ये उदर गुहा से निकलकर उदर गुहा से निकलकर ब्रीसर थैली में उदर गुहा के बाहर
उदर गुहा के बाहर इनग्वाइनल नलिका द्वारा पहुंचती है। इनग्वाइनल नलिका द्वारा इनग्वाइनल कैनाल द्वारा पहुंचती है। और इस प्रक्रिया को डेकेंट ऑफ टेस्टिस बोलते हैं। इस प्रक्रिया को डेकेंट ऑफ टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस कहते हैं। ये हो गया ब्रीसर यानी कि टेस्टिस के बारे में। अब इसके डायग्राम को देख लेते हैं। इसका डायग्राम कैसे होता है यहाँ पर बनाकर बता देते हैं। ये कुछ इस प्रकार होता है। ये ब्रीसर कोश हो गया और इसके बीच में होता है ब्रीसर। यहाँ पर जो है नलिका होता है और यहाँ पे इसके बीच में होता है ब्रीसर। यहाँ पे गोबर्नाकुलम लगा होता है, से जुड़ा होता है ये। और इस सिरा से जो है बहुत सारी लसिका वाहिनियाँ तंत्रिकाएँ होती है। इस भाग को बोलते हैं इनग्वाइनल नलिका। इनग्वाइनल नलिका, इसे इनग्वाइनल कैनाल भी बोलते हैं। ये वाला भाग होता है दायां ब्रीसर कोश। दायां ब्रीसर कोश, ब्रीसर कोश जिसे इंग्लिश में राइट स्क्रोटल सेक बोलते हैं। और ये वाला भाग होता है बायां ब्रीसर कोश। बायां ब्रीसर कोश और इसे लेफ्ट स्क्रोटल सेक बोलते हैं। और ये जो रेड वाला भाग है इसे बोलते हैं गुबर्नाकुलम। और इसके में जो बीच वाला भाग है इसे बोलते हैं अंतरा ब्रीसर पट। अंतरा ब्रीसर पट। इसके बीच में जो है छिद्र होता है और इसे हम बोलते हैं स्पोर्मेटिक कर्ड।
एस्पर्मेटिक कॉर्ड। एस्पर्मेटिक कॉर्ड में होता है धानी, सीरा प्लस लसिका, वाहिनी, लसिका वाहिनी और तंत्रिकाएं और शुक्र वाहिकाएं। ये वाले बाएं टेस्टिस है और ये वाला दायां टेस्टिस है। ये इसकी संरचना हो गया। इसमें लिखेंगे कि गुबार्नाकुलम और एस्पर्मेटिक कॉर्ड गुबार्नाकुलम और एस्पर्मेटिक कॉर्ड एस्पर्मेटिक कॉर्ड ऐसी संरचनाएं हैं जो ब्रीसर को उसमें स्थान ब्रीसर कोश में स्थान पर रखने में मदद करती है। ब्रीसर कोश में स्थान पर रखने में मदद करती है। ब्रीसर का उदर गुहा से ब्रीसर थैली या कोश में जाना आवश्यक है। शुक्राणु निर्माण के लिए यानी कि जब ब्रीसर थैली में जाएगा तभी शुक्राणु का निर्माण होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रीसर का उदर गुहा से ब्रीसर थैली में जाएगा तभी शुक्राणु का निर्माण होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुक्राणु जनन के लिए ब्रीसर कोश में 34 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप का होना आवश्यक है। और इस ताप का नियमन में दो पेशियों की प्रमुख भूमिका होती है।
दो पेशियों की प्रमुख भूमिका होती है। और इसमें पहला पेशी होता है क्रीमेस्टर पेशिया। क्रीमेस्टर पेशिया। क्रीमेस्टर पेशिया। और दूसरा होता है डार्टस पेशिया। डार्टस पेशिया। डार्टस पेशिया। अब हम जान लेते हैं ब्रीसर की आंतरिक संरचना के बारे में। ब्रीसर की आंतरिक संरचना कैसी होती है? ब्रीसर की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में जान लेते हैं कैसा होता है। सबसे पहले ब्रीसर को बनाएंगे और उसको बीच में से काट देंगे, जो कुछ इस प्रकार दिखेगा। और ये कुछ घुमावदार प्रकार की होती है, ऐसे कुछ। इसको एक बार और दोहरा देंगे वैसे ही। इसके बीच में शुक्रजनक नलिकाएं होती है, यहाँ पर होती है। इसके दोनों सिरों को मिला देंगे आपस में। ये यहाँ पर भी उपस्थित होता है। इसके सिरों को भी मिला देंगे।
और यहाँ से जो ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पे फूला हुआ भाग रहता है। इधर वाला भाग भी फूला हुआ रहता है। यहाँ पर नलिकाएं होती है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार संरचना होती है। ये वाला भाग नीचे तक आता है। और ये जो नलिका जैसी संरचना होती है इसे शुक्रवाहक नलिकाएं बोलते हैं। और ये फूला हुआ भाग को कैपुट बोलते हैं। इस भाग को कर्पस बोलते हैं। और इस भाग को अधिवृषण बोलते हैं। इसको एपिडिडिमिस भी बोलते हैं। इसके जो नीचे वाली भाग है इसे कौड़ा बोलते हैं। यहाँ पर ये जो जाल जैसी संरचना दिखाई दे रहा है इसे ब्रीसर जालिकाएं बोलते हैं। इसमें जो ये सीधा भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ट्यूबिलाई रेक्टाई। और ये जो मुड़ी हुई संरचना दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं शुक्रजनक नलिकाएं। शुक्रजनक नलिकाएं। इस बाहर वाली भाग को ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं। और इसके मध्य वाले भाग को ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इसके अंदर वाला भाग, अंदर वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा।
अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि प्रत्येक ब्रीसर कोश में प्रत्येक ब्रीसर कोश में 200 से 250 कक्ष होते हैं। और इसे हम ब्रीसर पालिया बोलते हैं। ब्रीसर पालिया। और प्रत्येक ब्रीसर पाली में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक ब्रीसर पाली में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। ये जो है ये एक ब्रीसर है। और ब्रीसर के जो अंदर वाला भाग होता है उसकी संरचना देखें। ब्रीसर की आंतरिक संरचना देखें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शुक्राणुओं के पथ क्या होता है। शुक्राणुओं के पथ तो इसमें लिखेंगे। सबसे पहले होता है शुक्रजनक नलिकाओं में से जाती है। सबसे पहले क्या होता है? शुक्रजनक नलिकाएं। शुक्रजनक नलिकाओं के बाद ट्यूबिका रेक्टिकाई। ट्यूबिका रेक्टिकाई से ब्रीसर जालिकाएं। और ब्रीसर जालिका को रेटेटेस्टिस बोलते हैं। उसके बाद शुक्रवाहिकाएं। शुक्रवाहिकाएं को बासा इफ्रेंसिया बोलते हैं। उसके बाद अधिब्रीसर। जिसे इपिडिडिमिस बोलते हैं। उसके बाद शुक्रवाहक। शुक्रवाहक में जाती है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वास डिफरेंसिया। वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। उसके बाद अस्खलन नलिका। जो शुक्राशय नलिका से जाती है। इसके बाद होता है मूत्र जनन नलिका। जिसे हम यूरिनो जिनिटल डक्ट बोलते हैं।
इसके बाद होता है मूत्राशय मुख। और इसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। तो ये हो गया शुक्राणुओं का पथ। अब हम जान लेते हैं नर जनन तंत्र की सहायक नलिकाओं के बारे में। सहायक नलिकाएं 4 होती है। और सहायक नलिकाओं में होता है शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिकाएं के बाद अधिवृषण, और नेक्स्ट होता है शुक्रवाहक, शुक्रवाहक के बाद होता है अस्खलन नलिका। अब एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। तो शुक्रवाहिकाएं में लिखेंगे कि संख्या में 10 से 15 होती है। शुक्रवाहिकाएं संख्या में 10 से 15 होती है। और शुक्रवाहिकाएं वृषण जालिका को अधिवृषण से जोड़ती है। वृषण जालिका को अधिवृषण से जोड़ती है। तो ये शुक्रवाहिकाएं के बारे में हो गया। अब जान लेते हैं अधिवृषण के बारे में। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि अधिवृषण की लंबाई 7 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई जो है 7 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है। और अधिवृषण जो है शुक्रवाहिका को शुक्रवाहक से जोड़ती है। शुक्रवाहिका को शुक्रवाहक से जोड़ती है। और ये शुक्राणुओं का संग्रहण शुक्राणुओं का संग्रहण लगभग 10 से 12 दिन में शुक्राणुओं का संग्रहण व परिपक्वन करता है। अब जान लेते हैं अधिवृषण कहाँ स्थित होता है। तो लिखेंगे कि अधिवृषण जो है वृषण के पश्च भाग में स्थित होता है। वृषण के पश्च भाग में स्थित होता है। अब शुक्रवाह की लंबाई देख लेते हैं। तो शुक्रवाह की लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। शुक्रवाहक लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है।
और ये कौड़ा एपिडिडिमिस से शुरू होकर इनग्वाइनल नलिका से होते हुए इनग्वाइनल नलिका से होते हुए उदर भाग में शुक्राशय में जाती है। उदर भाग में शुक्राशय में जाती है और शुक्रवाह का कार्य होता है संग्रहण व परिपक्वन करना। और अब स्खलन नलिका के बारे में जान लेते हैं। ये शुक्रवाहक व शुक्राशयी नलिका के मिलने से बनती है। मिलने से बनती है। ये मूत्र जनन नलिका में खुलती है। तो ये हो गया सहायक नलिकाओं के बारे में। अब जान लेते हैं सहायक ग्रंथियों के बारे में, कौन कौन सी होती है सहायक ग्रंथियां। इसमें होता है शुक्राशय, जिसे सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। और तीसरा होता है काउपर या बल्ब यूरेथ्रल ग्रंथि। इसमें शुक्राशय युग्मित होता है। शुक्राशय युग्मित होता है। और प्रोस्टेट ग्रंथि अयुग्मित होता है। काउपर ग्रंथि भी युग्मित होता है। शुक्राशय 60 से 70% होता है। और प्रोस्टेट ग्रंथि 25 से 30%। और काउपर ग्रंथि 5%।
शुक्राशय क्षारीय स्राव करता है। इसमें फ्रक्टोज, स्कंदमक प्रोटीन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है। ये मूत्राशय के पश्चोर एक जोड़ी होता है। और प्रोस्टेट ग्रंथि हल्का अम्लीय स्राव करता है। इसमें अस्कंदमक प्रोटीन को तोड़ने वाले कारक कैल्शियम आयन होता है। और प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के अधर भाग में होता है। कॉपर ग्रंथि हल्का क्षारीय स्राव करता है। और ये मैथुन के दौरान स्नेहन प्रदान करता है। प्रदान करता है। ये मेम्ब्रेनस मूत्रमार्ग के दोनों ओर होता है। तो ये हो गया नर जनन की सहायक ग्रंथियां। और अब हम बाह्य जननेंद्रियां या मैथुनांग के बारे में जान लेते हैं। इसमें होता है शिश्न, जिसे पेनिस बोलते हैं। इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार होता है और यहाँ पे छिद्र होता है। और बाहर यहाँ पर फूला हुआ रहता है। ये दोनों साइड होता है।
इसमें इस बीच वाले भाग को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शिश्न यानी कि पेनिस। इस फूले हुए भाग को बोलते हैं शिश्न मुंड। जिसको हम ग्लैंड्स पेनिस बोलते हैं। और इस बाहरी भाग को बोलते हैं अग्रछद। ये जो नलिका वाली भाग दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं मूत्र जनन नलिका। तो हमने इस वीडियो में पुरुष जनन तंत्र को कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोग को सब समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।